अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एजाइल प्लानिंग और एस्टिमेशन। एजाइल में जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे प्लानिंग हर लेवल पर हो रही होती है और एस्टिमेशन भी हमें करनी पड़ती है। तो आज हम देखते हैं कि हम कैसे एजाइल में एस्टिमेशन और प्लानिंग कर सकते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारी प्लानिंग फेल होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी एस्टिमेशन फेल क्यों होती है, वाई प्लानिंग फेल्स। मसला क्या आता है कि हम लोग जब भी प्लानिंग करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, तो हम एक्टिविटी लेवल पर कर रहे होते हैं। हम मिसिंग एक्टिविटीज पे फोकस कर रहे होते हैं। अगर हम डिलीवरी ऑफ फीचर्स को मद्देनजर रखें और उसके बेस पर प्लानिंग करें, तो हमारी प्लानिंग फेल होने से बच सकती है। सिमिलरली अगर हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो वहाँ पे गैंट चार्ट और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक्टिविटी बेस्ड हैं और यही वजह है कि ये एक्टिविटी बेस्ड आइटम जो है, जब हम एजाइल में आते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें फेल होती हैं। सो हमने क्या करना है, हमने जब भी प्लानिंग करनी है फीचर बेस्ड करनी है। फीचर बेस्ड प्लानिंग से क्या मतलब है कि जब हम फीचर बेस्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो उस फीचर के लिए जरूरी है, प्लस उन एक्टिविटीज की डिपेंडेंसीज क्या है जो उस फीचर को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। तो अगर हम उनकी डिपेंडेंसीज को मद्देनजर रखेंगे तो ऑफ कोर्स हम बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। सो क्योंकि हमें पता है कि फीचर जो है वो एक बेसिक यूनिट है, बेसिक मेजर है कस्टमर वैल्यू के। जब तक आपका फीचर रेडी नहीं है, कस्टमर वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। मतलब आप कस्टमर के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे प्रोडक्ट में, बेशक आप 50 एक्टिविटीज और कर चुके हैं। अगर आप फीचर कंप्लीट कर लेते हैं तो दैट फीचर हैज सम वैल्यू फॉर द कस्टमर। तो इसलिए फोकस ऑन फीचर्स नॉट ऑन एक्टिविटीज। तो इसीलिए जो लास्ट लाइन मैंने रेड कलर में लिखी हुई, द प्लानिंग शुड देयरफॉर बी एट द लेवल ऑफ फीचर्स नॉट एक्टिविटीज। एक और जो मसला आता है वो यही है कि हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्केड्यूल क्रिएट होता है और हम उसको रिव्यू करते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। व्हेन वी रिव्यू अ स्केड्यूल शोइंग एक्टिविटीज, तो हम क्या देखते हैं कि कोई मिसिंग एक्टिविटी तो नहीं है। हम जब भी स्केड्यूल को रिव्यू कर रहे हैं तो हम यही देख रहे हैं कि कोई एक्टिविटी मिस तो नहीं होगी, क्या हमने सारी एक्टिविटीज लिख ली हैं। अगर हम यही चीज देखना शुरू कर दें कि हमारा कोई फीचर मिस तो नहीं हो गया, क्या हमारे सारे फीचर्स इस चीज में इंक्लूडेड हैं। अगर हम इस तरह काम करना शुरू करते हैं तो हमारा मसला सॉल्व हो सकता है प्लानिंग से रिलेटेड। और जो मसला आता है एक्टिविटी बेस्ड प्लानिंग में वो यही आता है कि एक एक्टिविटी आपकी डिले हुई। अब आपने डिपेंडेंसीज तो नोट नहीं की हुई थी, एक्टिविटीज के ड्यूरेशंस थे आपके पास। एक एक्टिविटी डिले हुई, अब वो जो डिले है वो लिंगर ऑन करता जाएगा दूसरी एक्टिविटीज पर, एंड इवेंचुअली आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाएगा। फिर क्या करती हैं टीम्स के, जब वो इस तरह का काम होता है, जब एक्टिविटीज डिले होती हैं, प्रोजेक्ट डिले होता है, तो टीम उस पर काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी इफेक्ट होती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या वजह है जो बहुत कॉमन रीजंस हैं प्लानिंग फेल होने की, उसमें यही है कि हमें पता है कि भाई एक्टिविटीज डू नॉट फिनिश अर्ली। ठीक है, जब हमने टाइम मैनेज किया हुआ है, टाइम सेट किया हुआ है एक्टिविटी का, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी एक्टिविटी उस पर कंप्लीट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसकी डिपेंडेंसीज है। एक एक्टिविटी दूसरे पे डिपेंड कर रही है, दूसरी तीसरे पे डिपेंड कर रही है, और इस तरह उनमें डिलेज आ रहे हैं और वो डिले फिर हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट में नजर आना शुरू हो जाता है। एक और जो मसला है वो ये है कि हम जब फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स आर नॉट डेवलप्ड बाय प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी का क्या मतलब है? लेट्स से कि आपने एक प्रोडक्ट बनानी है और उस प्रोडक्ट में 10 फीचर्स। अगर वो 10 के 10 फीचर्स हमने बनाने हैं तो इसका मतलब है कि 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिए उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है कि पहले कौन सा फीचर बनना चाहिए और बाद में कौन सा फीचर बनना चाहिए। यही एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट बनाने वाले की कि ओके, दीज आर द लिस्ट ऑफ फीचर्स एंड वी नीड टू कंप्लीट ऑल दीज फीचर्स। बट होता क्या है, जब हम किसी फीचर पे काम कर रहे हैं और हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ, तो मसला ये आया कि एक फीचर पे प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट डिले होना शुरू हो गया। व्हाट इफ कि वो फीचर इंपॉर्टेंट ही नहीं था? व्हाट इफ वो एक लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था? उस लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की वजह से हमारे मोर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो डिले होना शुरू हो गए। तो इसलिए अगर हम प्रायोरिटाइज कर लें फीचर्स को कि कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फीचर कम इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट फीचर्स पर काम करें और उसके बाद हम लेस इंपॉर्टेंट या लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ आए। इससे फायदा ये होगा कि आप गैर जरूरी कामों में अपना टाइम जाया नहीं करेंगे। फिर एक और मसला ये है कि हम अक्सर अनसर्टेनिटी को इग्नोर करते हैं।
अनसर्टेनिटी हमेशा हर काम में होती है। जैसे-जैसे प्रोजेक्ट होता है, तो शुरू में प्रोजेक्ट के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है और विद द टाइम हमारे पास अनसर्टेनिटी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम परफ़ॉर्म कर लेते हैं, बहुत सारे फीचर्स हम डेवलप कर लेते हैं। तो हर फीचर से, हर एक्टिविटी से रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी थी, वो टाइम के साथ-साथ रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो हमने क्या करना है, जब भी हमने काम करना है, तो हमने अनसर्टेनिटी को माइंड में रखना है और उसकी बेस पे अपनी सारी प्लानिंग करनी है। अब समझने वाली बात ये है कि जब अनसर्टेनिटी को कैसे समझा जाए और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। आपने जब भी प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करनी है, कस्टमर को आपने कभी भी टू द पॉइंट डेट नहीं देनी, फिनिश डेट नहीं देनी। कस्टमर को आपने ये नहीं कहना कि लेट्स से कि हम 30 जून को प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे या वी विल शिप दिस फीचर ऑन दिस डेट। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब आप फिक्स डेट दे देते हैं, फिक्स टाइम स्टैम्प दे देते हैं, तो आपकी कमिटमेंट बन जाती है कि आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है और अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते, तो आप डिले करते थे जिसकी वज़ह से आपका कस्टमर के साथ रिलेशन खराब होता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हमने क्या करना है, जब भी हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो हमने अनसर्टेनिटी को माइंड में रखना है और कस्टमर को डेट देनी है इन अ फॉर्म ऑफ अ रेंज कि ओके हम 30 जून तक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 30 जून से 15 जुलाई तक ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर सब कुछ अच्छा चला तो 30 जून को ही दे देंगे। अगर ना चला तो 10-15 दिन का जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से हमने जो भी बफर रखा हुआ है, वो 5 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 100 दिन भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसकी बेस पर हम ये चीज़ एज़ अ रेंज देनी है कस्टमर को, कभी भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं देना। तो अगर हम इस पूरी चीज़ की समरी देखें तो क्या समझ में आया? ये एक्टिविटी बेस्ड प्लानिंग नहीं करनी क्योंकि उससे हमारी अटेंशन खराब होती है, अटेंशन फीचर्स की तरफ से हट जाती है और हमारा फोकस और अटेंशन जो है वो हमेशा फीचर्स पर रहना चाहिए। ठीक है? अब आ जाते हैं प्लानिंग की तरफ। प्लानिंग होती किस तरह से? तो प्लानिंग ओनियन शायद आप लोगों ने पहले भी देखी भी हो, नहीं देखी भी तो आप देख लीजिए। ये प्याज की तरह की एक चीज़ है, ठीक है? इसमें टॉप लेवल पे स्ट्रैटेजी है, फिर पोर्टफोलियो है, फिर प्रोडक्ट है, रिलीज़ है, आइटरेशन है और डे। ये सबसे हाई लेवल प्लानिंग है, सबसे लो लेवल प्लानिंग, ठीक है? नॉर्मली ये जो 3 हैं स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो और प्रोडक्ट, ये हायर मैनेजमेंट की तरफ से हो रही होती हैं। इसमें हमारा एज़ अ डेवलपर, एज़ अ टीम, एज़ अ प्रोडक्ट ओनर इतना रोल नहीं होता। तो हमारा रोल कहाँ पर शुरू होता है? एज़ अ रिलीज़ लेवल प्लानिंग, एट रिलीज़ लेवल प्लानिंग, एट आइटरेशन लेवल प्लानिंग और डे लेवल प्लानिंग। तो रिलीज़ लेवल प्लानिंग में हमने ये देखना है कि जो हमने प्रोडक्ट के रिलीज़ जो फीचर्स रिलीज़ करने हैं, जो भी रिलीज़ हमारी नेक्स्ट रिलीज़ है, उसको हमने अलाइन रखना है अपनी टाइमलाइन के साथ, अपने प्रोडक्ट स्कोप के साथ, ठीक है? और उसी की बेस पे हमने अपनी सारी स्प्रिंट्स को अलाइन करना है, अपनी जो भी हम इटरेशंस लेकर चल रहे हैं, उनको अलाइन करना है और अपने फीचर्स को उस हिसाब से डेवलप करना है और डिलीवर करना है। सेकंड जो है वो है इटरेशन लेवल प्लानिंग। इटरेशन लेवल प्लानिंग में ये होता है कि हम कोई भी आइटरेशन स्टार्ट करने लगे हैं, तो पहली आइटरेशन हम अपने नॉलेज बेस पे करते हैं और फिर नेक्स्ट आइटरेशन जब भी हमें प्लान करनी है, तो वो पहली आइटरेशन का जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, उसकी बेस पर हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और प्लान करने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट आइटरेशन से लेसन्स लर्न्ड हुए, उन लेसन्स को यूज़ करके हमने नेक्स्ट आइटरेशन प्लान करनी है। और फिर लास्ट चीज़ है डे लेवल प्लानिंग। डे लेवल प्लानिंग से मुराद है कि हम जो डेली स्टैंड-अप्स करते हैं, जिसमें माइक्रो कमिटमेंट्स होती हैं एक-दूसरे के साथ कि आज मैं ये करूँगा, आज तुम ये करोगे, आज तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आज तुम 12 बजे तक मुझे ये दे दो, तो मैं 5 बजे तक ये डिलीवर कर सकूँगा। तो आप एक सिंक्रोनाइज़ हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है आपका आज के दिन के क्या टास्क हैं और आज आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी डे एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। फिर एस्टिमेटिंग के लिए हमारे पास एक तरीका है स्टोरी पॉइंट। जब भी हमें किसी चीज़ को, किसी रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना है, तो उसको हमें स्टोरी पॉइंट्स दे देते हैं। स्टोरी पॉइंट्स कोई भी नंबर हो सकता है, उस नंबर के अगेंस्ट कोई टाइम स्पैन हो सकता है। नॉर्मली इसमें हम 1, 2, 3 यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसमें फिबोनाची सीरीज़ 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 इस तरह यूज़ करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह स्टोरी साइज़ेज़ रखना चाहते हैं और उनकी एस्टिमेशन किस तरह करना चाहते हैं। जब आपके पास स्टोरी एस्टीमेट्स आ गए, आपके पास हर स्टोरी का एक यूज़र स्टोरी का स्टोरी पॉइंट्स आ गए, तो आपने क्या किया? जब काम करना शुरू किया पहली आइटरेशन में, पहली आइटरेशन के बाद आपको पता चल गया कि आपने
पहले वीक में या पहली आइटरेशन में कितने स्टोरी पॉइंट्स पर काम किए, वहां से आपके पास वेलोसिटी आ गई। स्टोरी पॉइंट्स पर यूनिट, आइटरेशन पर डे पर वीक, जो भी यूनिट आप रखना चाहते हैं, आप वेलोसिटी वहां से नोट कर सकते हैं। नॉर्मली आइटरेशन लेवल पर ही होता है कि एक आइटरेशन में आपने कितने स्टोरी पॉइंट्स पे काम किया, वहीं से आपकी वेलोसिटी कैलकुलेट हो रही है। जब आपके पास वेलोसिटी आ गई, लेट्स से कि आपने 250 स्टोरी पॉइंट्स पर आइटरेशन पे काम कर लिया, तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब आपको पता है कि आपकी टीम की कैपेबिलिटी है कि 250 स्टोरी पॉइंट्स पर वीक पे काम हो सकता है, तो आप जो भी नेक्स्ट आइटरेशन करेंगे वो इसी वेलोसिटी के हिसाब से प्लान करेंगे। आप ऐसा कोई अनरियलिस्टिक प्लान नहीं बनाएंगे कि इस वीक में तो हमने 250 स्टोरी पॉइंट्स किए हैं, नेक्स्ट वीक में हम 500 स्टोरी पॉइंट्स कर लेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गलत करेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी जो फर्स्ट आइटरेशन है उससे जो आपके पास रिजल्ट आए हैं, ट्राई टू मेंटेन दोस रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स वी नीड टू इम्प्रूव, हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। 250 किया तो हम शायद नेक्स्ट आइटरेशन में 260 अचीव करने की कोशिश करें, बट इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी एस्टिमेशन और आपका प्लान जो है वो फेल हो जाएगा। यही तरीका है कि हम वेलोसिटी की बेस पर अपनी फर्दर एस्टिमेशन करते हैं। पहली आइटरेशन हमने प्लान की बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी हैव। जो दूसरी आइटरेशन हमने प्लान की वो हमने की बेस्ड ऑन द वेलोसिटी वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस आइटरेशन। ठीक है। जब हम इस तरह प्लानिंग करेंगे तो हमारी हर आइटरेशन जो है वो अच्छी, बेहतर, मोर रिफाइंड प्लान के साथ जाएगी, और हमारे जो एरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएंगे प्लानिंग में से। एस्टिमेट लेने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका, एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें। किसी भी एक्सपर्ट से आप पूछ लें कि ये काम कितनी देर में हो सकता है। एनोलॉजी, आपने पहले अगर ऐसा कोई काम किया वो सिमिलर काम, बिल्कुल सेम सोचें, आप देख लें कि पहले वो काम कितने टाइम में हुआ था, अब हम दोबारा भी उतने टाइम में कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ी रिक्वायरमेंट है, कोई बड़ी यूजर स्टोरी है, कोई एपिक है, तो आप उसको डिसएग्रीगेट कर लें, यानी कि उसको स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स में डिकम्पोज कर लें, ताकि आप उसकी इजीली एस्टिमेशन और प्लानिंग कर सकें। ये तीनों टेक्निक्स बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। हाँ, अगर आप इन तीनों को इकट्ठा यूज करें, एक साथ मिलाकर यूज करें, तो आपके पास बेस्ट रिजल्ट्स आ सकते हैं। प्लानिंग के लिए, एस्टिमेशन के लिए जो एक सबसे बेहतरीन चीज है वो है प्लानिंग पोकर। प्लानिंग पोकर एक टेक्निक है एस्टिमेशन के लिए, जिसमें हम स्टोरी साइज एस्टिमेशन, यूजर स्टोरी एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। और इसमें हम करते क्या है कि एक डेक ऑफ कार्ड्स बना लेते हैं, जैसे ताश हम खेलते हैं, ताश के पत्ते होते हैं। इसी तरह पत्तों पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, और हर टीम मेंबर को वो पूरा डेक, उसमें 8-10 कार्ड्स होते हैं। हर कार्ड पे किसी पे 1 2 3 5 10 30 40 कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं। वो पूरा डेक हर बंदे को, एक एक बंदे को दे देते हैं। फिर एक प्रोडक्ट ओनर होता है, वो फीचर पढ़कर सबको सुनाता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारा फीचर है। हर कोई अपना अपना एस्टीमेट बताए कि उनके ख्याल में इस यूजर स्टोरी पे कितना टाइम लगेगा, कितनी एफर्ट लगेगी। उस हिसाब से हर किसी ने, अब जो उनके पास कार्ड्स अवेलेबल है, अपना कार्ड देखना है, और उस कार्ड में से एक कार्ड जो है, जो उनको लगता है कि मोर सूटेबल है, उस कार्ड को टेबल पर उल्टा करके रख देना, सो दैट नोबडी कैन सी द नंबर ऑन दैट कार्ड। किसी को वो नंबर नजर नहीं आना चाहिए। आपने छुपा के वो कार्ड उल्टा करके आपने टेबल पर रख देना। जब सब अपना अपना कार्ड रख देंगे, कार्ड रखने से पहले टीम मेंबर्स उसमें से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, अगर उनको कोई बात समझ ना आए या उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसको बेहतर समझने के लिए वो प्रोडक्ट ओनर से पूछ सकते हैं। उसके बाद वो कार्ड रख दिए। जब सबने कार्ड रख दिए, तो फिर सब अपने अपने कार्ड्स को सीधा करेंगे और देखेंगे कि उन पे क्या क्या नंबर्स हैं। अगर उसमें यकीनन ऐसा होगा कि कार्ड्स में जो नंबर्स हैं उनमें डिफरेंस होगा, किसी ने छोटा नंबर चूज किया होगा, किसी ने बड़ा नंबर चूज किया होगा, और यही अक्सर में हम चाहते थे कि ऐसा हो, लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए। अब जिसने सबसे बड़ा नंबर चूज किया है, हम उससे भी पूछेंगे कि भाई आपने बड़ा नंबर क्यों चूज किया, क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको लगा कि इसमें इतनी एफर्ट, इतना टाइम लगेगा। और जिसने सबसे छोटा नंबर चूज किया, हम उससे भी पूछेंगे कि आपको क्यों लगा कि ये इतना आसान है, या आपको कैसे लगा कि हम इसको इतना जल्दी कर सकते हैं। दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू की बेस पे अगर कोई मिसिंग अंडरस्टैंडिंग है, कोई मिसिंग रिक्वायरमेंट है, हम उसको क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि सब एक पेज पर आ जाए। और फिर यही सेम एक्टिविटी हम दोहराएंगे सेम फीचर के लिए। अब हम दोबारा कहेंगे सबसे कि ओके, नाउ पुट योर कार्ड्स अगेन ऑन द टेबल, व्हाट डू यू थिंक नाउ। जो सारी डिस्कशन हुई उसके बाद जब डिस्कशन के बाद उठाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरे राउंड में ही सबके पास सेम नंबर आ जाता है। अगर ना आए तो तीसरा राउंड भी कर सकते हैं, और तीसरे में भी ना आए तो जब तक सेम नंबर ना आए सबके पास, हम उसका वो ये राउंड्स जो है रिपीट करते रहेंगे। पॉइंट क्या है कि सब एक कंसेंसस पर आ जाएं कि इस एक्टिविटी के लिए या इस यूजर स्टोरी के लिए हमें इतने स्टोरी पॉइंट्स चाहिए।
तो ये तरीका है प्लानिंग पोकर का, एक बहुत बेहतरीन तरीका है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हमारे पास जो अभी हमने 3 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की थी, एक्सपर्ट ओपिनियन, एनालॉजी और डिसएग्रीगेशन, ये तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी आ जाती है, फिर जब आपस में डिस्कशन होती है तो वो एक-दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लेते हैं, और ऐसा होता है कि इससे हमें बहुत ईज़िली एस्टिमेशन मिल जाती है। तो ये एक छोटी-सी मेरी कोशिश थी आप लोगों को एस्टिमेशन और प्लानिंग समझाने की और प्लानिंग के फेलियर की वजह बताने की। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ, और जो लोग आपको लगता है कि इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, उन लोगों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।